नमस्कार, कल की तैयारी में का स्वागत है। मैं हूं मनीष बेनीगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ, कल के लिए कौन सा ऐसे अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। क्योंकि आज हमने देखा कि मंथली एक्सपायरी यानी बड़ी वाली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी एक समय जो है अपने ऊपरी स्तरों से 200 अंकों से ज़्यादा फिसल चुका था, लेकिन लास्ट के आधे एक घंटे में कह सकते, लास्ट के आधे घंटे में भी नहीं, लास्ट के 15 मिनटों में निचले स्तरों से निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। 19,600 का लो बनाने के बाद, 19,603 का लो बनाने के बाद वहां से करीब जो है 60 अंकों की रिकवरी के साथ 19,600 के पास बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। एक समय बैंक निफ्टी 46,310 पे ट्रेड करता हुआ दिखा, हाई बनाता हुआ दिखा। वहां से जो है हमने देखा कि बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, करीब 650-700 अंकों की गिरावट देखने को मिली। अच्छी बात यह रही है, अगर इन तमाम बिकवाली में अगर कुछ अच्छी चीज़ें अगर खोजनी हो, जो कि बाजार में हमेशा करना चाहिए, तो निफ्टी बैंक ने जो 45,500 के लेवल को होल्ड किया। आज 45,570 का उसने लो बनाया, वहां से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश किया 150-200 पॉइंट की। निफ्टी में देखिए कम बस यही कह सकते हैं, अच्छी बात यही 19,600 के स्तर को उसने होल्ड किया और वहां से एक हल्की सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की। अब देखना क्या होगा कि नई सीरीज की शुरुआत में, खासतौर पर अगस्त सीरीज में निफ्टी क्या करता है, क्योंकि जुलाई सीरीज में हमने एक बड़ी रैली देखी थी, एक्सपायरी का प्रेशर था, इसलिए कह सकते हैं कहीं ना कहीं आज एक मुनाफा वसूली का दबाव देखने को मिला। कई सारे इंडेक्स थे जहां पे काफ़ी ज़्यादा दबाव रहा। ऑटो इंडेक्स में देखिए काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला, महिंद्रा की वजह से ऑटो इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। इसके अलावा IT में दबाव था, FMCG इंडेक्स था, वहाँ दबाव देखने को मिला। लेकिन फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर देखिए एक शानदार रैली देखने को मिली। इसके अलावा रियल्टी एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ एक अच्छी रैली देखने को मिली। अगर फार्मा के शेयर की बात करें जहाँ पर सबसे अच्छी तेजी देखने को आज के ट्रेड में, तो कमोबेश जो है फार्मा इंडेक्स में जो है 20 के 20 शेयर आज हरे निशान में कारोबार करते हुए दिखे, तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे। सिप्ला में हमने देखा नतीजों का ट्रिगर था, उसकी वजह से पूरे फार्मा स्टॉक्स, सिप्ला, अरबिंदो फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्रीनल्स फार्मा, नेटको फार्मा, ये तमाम फार्मा स्टॉक्स है जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। रियल्टी इंडेक्स एक और देखे, इस गिरते हुए बाजार में आज एक अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। फिलहाल मैं उन सेक्टर की बात कर रहा हूँ जो गिरते हुए बाजार में आज मजबूती दिखा रहे थे। रियल्टी में देखिए DLF एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, गोदरेज प्रॉपर्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिली। ओबराय रियल्टी एक ऐसा था जहां खरीदारी थी, इंडियाबुल्स रियल स्टेट, लोढ़ा जैसे स्टॉक्स थे जहां खरीदारी देखने को मिली। रियल्टी में भी निफ्टी रियल्टी के 10 में से 7 ऐसे शेयर थे जहां की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा एक और इंडेक्स था हेल्थ केयर जिसकी मैंने बात की, वहां तेजी देखने को मिली। लेकिन अगर गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो खासतौर पर आज हमने देखा कि ऑटो में काफी दबाव था, उसका असर पूरे ऑटो सेक्टर पर देखने को मिला। खासतौर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की गिरावट का असर देखने को मिला। कई सारे स्टॉक्स थे जहां दबाव था, महिंद्रा एंड महिंद्रा में गिरावट थी। बॉस देखिए वहां करीब 1.5% गिरावट, बाल्किस इंडस्ट्री देखिए वहां करीब 1% गिरावट देखने को मिली। TVS मोटर, आइसा मोटर जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। लेकिन ऑटो में एक दो स्टॉक्स थे जो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, खासतौर पे आज के ट्रेड में हीरो मोटोकॉर्प, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे थे। तो बाजार पे आके दबाव किसने बनाया? कई सारे स्टॉक्स जिसकी मैंने बात की वो तेजी में थे, लेकिन कई सारे ऐसे स्टॉक्स थे हेवी वेट जो दबाव बना रहे थे और उसमें IT ने लीड किया। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, नतीजों के बाद यहाँ भी दबाव बनता हुआ दिखा। ऑटो में महिंद्रा एंड महिंद्रा में दबाव था। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर देखे वहाँ दबाव देखने को मिला। FMCG सेक्टर ऐसा था जहाँ पे आज दबाव देखने को मिला। चाहे आप ब्रिटानिया देखिए, नेस्ले देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर जो थोड़ा कंसर्न है उसके वजह से दबाव बनता हुआ दिखा। इसके अलावा बजाज फाइनेंस एक शेयर, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद से थोड़ा दबाव बनता हुआ दिखा है। OMC स्टॉक्स में BPCL में दबाव देखने को मिला था। प्राइवेट बैंक में एक्सिस बैंक देखे वहाँ दबाव था। इसके अलावा GSW स्टील, ONGC स्टॉक्स, पिछले दिनों में हमने देखा था मेटल स्टोर में तेजी थी, लेकिन आज वापस से जो है मेटल स्टोर में थोड़ा दबाव देखने को मिला जब GSW स्टील जैसे स्टॉक्स कमजोर होते हुए दिखे। तो ऐसे में अब बाजार में क्या करना चाहिए, क्योंकि अब कल से एक नई सीरीज की शुरुआत होगी, अगस्त सीरीज की शुरुआत होगी। और पिछले 10 साल का ट्रेंड ये है कि 10 में से 6 बार अगस्त सीरीज में पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला, 4 बार नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। लेकिन जब गिरावट आई अगस्त सीरीज में तो काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में जब हमने पिछले 4 महीनों में एक शानदार रैली देखी, जुलाई में करीब 5% की रैली देखी, क्या अगस्त में मुनाफा वसूली का मौका आएगा? इस पर बात करेंगे अगले आधे घंटे में, समझने की कोशिश करेंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए। इस शो में कल की तैयारी में आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं, जिसमें कि हमारे जानकार जो हैं आपके सवालों को सुलझाते हैं। आपके तमाम सवाल जो शेयर में, पोर्टफोलियो में शेयर होंगे, कई सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें आज दबाव देखने को मिलेगा, तो आप अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, आपको अपना नाम लिखना है, अपने शहर का नाम लिखना है, आपको बताना है कि आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर है, ये तमाम जानकारी आपको भेज देनी है। इसके अलावा 18 स्वदेश के ट्विटर हैंडल पर जाइए, फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ 18 स्वदेश को फॉलो कीजिए, वहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। आप KKT लिखना है, कल की तारीख लिख के आपको सवाल भेजना है। इसके अलावा इस शो में
जब आप यूट्यूब पे देखें तो शो के लिंक्स होते हैं, वहाँ कमेंट बॉक्स में भी चाहें तो आप अपने सवाल डाल सकते हैं। हमारे जानकार जो है आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आज जो दो जानकार जुड़ने वाले हैं और हमें तमाम आपके मुश्किलों को दूर करने वाले हैं, बाजार पे आगे का कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जुड़ चुके हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के, और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी के टेक्निकल एनालिसिस जुड़े हैं मंदार जम सांदेकर। आप दोनों का शुक्रिया इतना स्वदेश को समय देने के लिए। अविनाश सर, क्या हो गया आज? एक अच्छी तेजी के बाद बाजार में एक बैक गियर लगता हुआ दिखा? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि बाजार में एक तेजी और मंदी दोनों तरफा आती है। प्रॉफिट बुकिंग ही आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए कल जो फेड की कमेंट्री आई है मनीष, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। देखिए फेड गवर्नर साहब जेफ पॉवेल ने एक बात तो क्लियरली कहा है कि यूएस में रिसेशन बिल्कुल नहीं आने वाला है, और हो सकता है कि अगले 2 महीने थोड़े से चैलेंजिंग रहे, क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 2% है, उसको नीचे लाने में काफ़ी समय लगेगा। बट एक बात तो क्लियर है कि जो कमेंट्री आई वो थोड़ी-सी डोविश थी, और मेरे ख्याल से कल रात को तो यूएस के मार्केट्स में भी अच्छी उछाल आपको देखने को मिली। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट्स में थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसूली का मूड आया है। आज जो हमने मुनाफ़ा वसूली देखी है, मुझे नहीं लग रहा है नए एक्सपायरी में आपको और थोड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है, क्योंकि नतीजे जो अभी तक आए हैं, स्पेशली अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, कैपिटल गुड्स सेक्टर की बात करें, तो बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं। टाटा मोटर्स ने बहुत ही अच्छे नंबर दिखाए, तो मैं यही कहूँगा निवेशकों को एक बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। आपको जभी भी अच्छा मौका मिलता है, बाजार करेक्ट होता है, तो अच्छी कंपनीज़ में निवेश करने का मौका मत छोड़िए। आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में होपफुली सितंबर के बाद हमको ये भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स में कटौती आने की पॉसिबिलिटी है, और तभी बाजार और भी चलेगा। तब तक मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए और अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। कि अविनाश सर बता रहे हैं कि यहाँ मौका है, गिरावट आता है तो आप निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं। कुछ अच्छे शेयर जिसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं, अविनाश सर से आगे जानेंगे वीआईपी स्टॉक्स में कि कौन से शेयर है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। मंदार, आपको क्या लगता है यहाँ से रिलीफ रैली वापस लौटेगी या अभी और भी गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए बेसिकली जो मार्केट जब भी मूव करता है, जैसे अविनाश जी ने कहा कि तेजी और मंदी ये चालू रहेगी ही रहेगी। अब एक चीज हमने समझ लेनी है कि जैसे हमने एक अप मूव देखा तो उस तरीके से एक करेक्शन भी बनेगा। अब जब करेक्शन की बात करते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो प्राइस करेक्शन होता है और टाइम करेक्शन होता है। तो प्राइस करेक्शन कब होता है कि जब बहुत एग्जैजरेट एक मूव हमें देखने को मिलती है प्राइस में, तो तब प्राइस करेक्ट कर लेता है। और जब बिजनेस अच्छा होता है तब प्राइस एक कंसोलिडेशन में चले जाता है। तो मुझे लगता है कि इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो इंडेक्स में ऐसे तो फिलहाल नहीं लग रहा है कि एक भारी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन 19,500 550 यहाँ तक निफ्टी नीचे की तरफ जरूर आ सकता है। यानी आज करंट लेवल 19,700 है, तो एक 200 पॉइंट 200-250 पॉइंट का एक करेक्शन निफ्टी में जरूर बन सकता है। फिलहाल अपसाइड लिमिटेड है, नो डाउट अबाउट इट। 20,000 का एक अपर लिमिट है निफ्टी के लिए फिलहाल। तो मुझे लगता है कि ये 500 पॉइंट का रेंज बना रहेगा अगले कुछ हफ्तों के लिए, और उसके बाद फिर आगे का डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो है कि ग्लोबल क्यूज तो ठीक ठाक है, लेकिन डोमेस्टिक क्यूज जो है, यानी इंपॉर्टेंट अभी जो फोकस पॉइंट है वो अर्निंग्स है। तो अगर अर्निंग्स बढ़िया से आते हैं तो मुझे ये दिक्कत वाली कुछ बात लगती नहीं। ये निफ्टी उसका जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। सिर्फ एक छोटा सा पॉज है, पॉज के बाद निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ चलने शुरू हो जाएगा। जो है वह मुनाफा वसूली है, वापस एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दर्शकों के सवाल लेते हैं फटाफट कि क्या करने चाहिए, उनके कई सारे पोर्टफोलियो में शेयर्स हैं। अनिल भारद्वाज ने नोएडा से सवाल भेजा है, जिलेट के बारे में जानना चाहते हैं। उनके पोर्टफोलियो में 25 शेयर हैं, 5789 रुपये के भाव पे। जानना चाहते हैं कि लंबी अवधि के नज़रिए से क्या करना चाहिए शेयर में। अविनाश सर, जिलेट एक ऐसा स्टॉक है, एमएनसी कंपनी है, और लगातार शेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है। खासतौर पे पिछले दिन हमने देखा एक डेढ़ हफ्ते में गिरावट देखने को मिली, लेकिन वापस से खरीदारी देखने को मिली है। क्या राय होगी जिलेट पे आपकी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल है तो जिलेट में डेफिनेटली पोजीशन होल्ड करे, क्योंकि देखिए ये मोनोपोली प्लेयर है, अपने फील्ड में डोमिनेंट मार्केट शेयर एंजॉय करता है। इनका ज्योग्राफिकल नेटवर्क और प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो बेसिकली एक यूटिलिटी प्रोडक्ट की तरफ है, और यहाँ पे भी इन्होंने प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए।
मेरा मानना है कि देखिए ये स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी ऑफ बिज़नेस है वो बहुत बढ़िया है। अगर आपका नज़रिया मीडियम लॉन्ग टर्म है तो निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है 1.5-2 साल के बाद अच्छी खासी कमाई होगी। टिपिकली ये इंट्राडे वाला स्टॉक नहीं है, एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो इसमें थोड़ा-सा समय बिताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो होल्ड करने की राय। तो सीधे तौर पर जिलेट में होल्ड करने की सलाह। कंपनी जो है जिस सेगमेंट में काम करती है, खासतौर पे आपने इस्तेमाल भी किया हुआ शेविंग के लिए ब्लेड और बाकी शेविंग प्रोडक्ट्स, उस सेगमेंट में मार्केट प्लेयर है। जो अगला सवाल है चैतन्य का नांदेड़ से, ये पूछना चाहते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में 1630 रुपये के भाव पे बजाज फिनसर्व पे क्या राय होगी? हमने देखा था काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बीते दो ढाई महीनों में शेयर ने एक शानदार रिकवरी दिखाई है और लंबी अवधि में तो निवेशकों को इसने मालामाल किया है। अब क्या राय होगी बजाज फिनसर्व पे आपकी, मंदार? देखिए, बजाज फिनसर्व बेसिकली अगर आप देखो तो पिछले 1-1.5 साल से एक नैरोइंग कंसोलिडेशन में बना हुआ है, तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये लेवल्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। करंट लेवल्स पे 1650 1660 ये जो लेवल्स हैं, यहाँ पे स्टॉक में रेजिस्टेंस बनता है। ये अगर ब्रेक होता है तो मैक्स अपसाइड जो फिलहाल लग रही है वो 1750 है। और जिस तरीके से हमने पिछले 3 सालों में एक अपमूव स्टॉक में देखी है, तो उस हिसाब से मुझे तो लगता है कि और 1 साल ये स्टॉक इसी कंसोलिडेशन में बना रहेगा। यानी अपसाइड जो है वो 1650 से लेके 1750 ये मैक्स अपसाइड रहेगा स्टॉक के लिए, और डाउनसाइड जो है नीचे की तरफ 1500 1450 इस तरीके का एक प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। तो कंसोलिडेशन है और ये कंसोलिडेशन और 1-1.5 साल चलेगा। तो सीधे तौर पे ये राय आते हुए बजाज फाइनेंस पे जो फिनसर्व पे अगला जो सवाल है जिस पे जानकार जानना चाहे गेस्ट दर्शकों ने भेजा है, विश्वनाथ रेड्डी जी ने आंध्र प्रदेश से सवाल भेजा है। वो जीवन स्मॉल फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं। 45,000 शेयर के पास है, 36 रुपये 87 पैसे के भाव पे काफ़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में शेयर लिया है। क्या राय होगी वो जीवन स्मॉल फाइनेंस पे? इनको एक अच्छा मुनाफा हो रहा है अविनाश सर, तो क्या कोई स्टॉपर्स लगा देना चाहिए या थोड़ा प्रॉफिट बुक करके मुनाफा घर ले आना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं अभी होल्ड की और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है यहाँ से? नहीं, बिल्कुल मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस खरीदा है और ये हमारा टॉप पिक है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। हमको लग रहा है कि जो FY 24 के नंबर्स आएंगे काफ़ी दमदार आएंगे, क्योंकि देखिए पिछले साल 1100 करोड़ का प्रॉफिट किया जो पिछले साल घाटा था। इनका कासा रेशो भी काफ़ी अच्छा है, कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। सबसे बड़ी बात ये करीबन 77,000 कस्टमर्स को केटर करते हैं। सबसे बड़ी बात 25 स्टेट में काम करते हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हमने देखा है कि जिस प्रकार का क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेंशन हो रहा है उसका फायदा बैंकों को भी मिला है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये 12-15 महीने की अवधि के लिए वेट कर सकते हैं तो 57-58 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है Q1 के नंबर्स भी बहुत दमदार आएंगे, तो उसके बाद स्टॉक में और थोड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस होल्ड करने की सलाह यहाँ से और अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। शो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि रियलिटी शो में आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिलती है, लेकिन महिंद्रा लाइफ स्पेस को दिखाइए। आज बाजार में तमाम रियलिटी स्टॉक जब बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, शेयर में दबाव देखने को मिल रहा था। हालांकि लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली और शेयर जो है फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। इसकी वजह यह है कि कंपनी के जो पहली तिमाही के नतीजे थोड़े ख़राब देखने को मिले हैं। कंपनी जो है मुनाफे से घाटे में आ गई है। मैनेजमेंट का हालांकि ये कहना है कि आने वाले दिनों में उनके प्रदर्शन में सुधार देखने को मिलेगा और अगले 5 साल में कंपनी 5 गुना ग्रोथ का लक्ष्य भी हासिल कर सकती है। दो चीजें, पहली है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए हमने 2500 करोड़ का टारगेट दिया हुआ है, नॉट फॉर FY 24 बट 2025, एंड विल स्टे विद दैट। हम लोग उस गाइडेंस पे कंटिन्यू करेंगे। जो आपका प्रश्न है कि जो प्री सेल्स का कम हुआ है इस क्वार्टर में, वो हमारा एक बड़ा लॉन्च था, कार्निवली लॉन्च होने वाला था इस क्वार्टर में, वो बिकॉज ऑफ सम रेगुलेटरी इशू थोड़ा डिले हो गया है बिकॉज वी आर जस्ट फाइन ट्यूनिंग हमारे जो अप्रूवल्स हैं, डिजाइन हैं, टू मेक श्योर दैट वी हम लोग अपने डिजाइन को, हम लोग अपने ड्राइंग को अच्छे से चेंज करके उसको री लॉन्च करेंगे थर्ड क्वार्टर, तो दैट वो हमारा प्लान है। तो जो प्री सेल क्वार्टर 1 में होना था वो क्वार्टर 1 में नहीं होगा, क्वार्टर 3 या क्वार्टर 4 में होगा। अविनाश सर, क्या महिंद्रा लाइफ स्पेस पे क्या राय होगी? ये एक रियलिटी में स्टॉक्स में देखिए इसने भी काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। अगर बीते इस साल की बात की जाए तो 325-26 के जोन से एक तेज़ी देखने को मिली, अब 500 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। कंपनी के तरफ से मैनेजमेंट का जो आउटलुक आगे के लिए वो तो बेहतर देखने को मिल रहा है,
क्या रहा किसी के पास है शेयर तो वो होल्ड करे या एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? मनीष जी, आप ये सवाल महिंद्रा लाइफ स्पेस है या? जी सर, महिंद्रा लाइफ स्पेस पे। तो देखिए, बेसिकली करंट प्राइस 489 के आसपास है। अब जो 490 495 का लेवल, ये स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। यानी आपने सही कहा कि हमने एक बहुत ही बढ़िया सी मूव देखी है पिछले 3 महीने में। स्टॉक 300 से करंट लेवल्स, करंट हाई जो है 490 की, यहाँ तक जरूर चल चुका है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। 495 का रेजिस्टेंस ये क्लोजली ट्रैक करना है। ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होता है तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ 540 से लेके 550 का इस स्टॉक में टारगेट जरूर बन सकता है। लेकिन ब्रेकआउट की राह दिखनी चाहिए, और करंट जो कंसोलिडेशन है वो 475 से लेके 500 ये लेवल के बीच में है। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने की राह दिखी और उसके बाद एक फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 460 का। 460 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेस होल्ड करने की सलाह, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 460 का चाहे तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आज तो चूँकि मंथली एक्सपायरी थी, उसका असर कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाजार पे देखने को मिला। कई सारे अच्छे ट्रिगर्स के बावजूद जो है बाजार दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ है, रिकवरी आई है। लेकिन कल से अगस्त सीरीज की शुरुआत होने वाली है और कल से कई सारे अहम ट्रिगर्स भी होंगे और अगस्त में भी बहुत सारे अहम ट्रिगर्स होंगे। ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए कल के खास तौर पे हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी है। वामाक्षी, कल के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ जो आज आफ्टर मार्केट आवर्स में रिपोर्ट होंगे। हमारी नज़र होगी ईसीबी रेट डिसीजन, यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और यूएस से आने वाले जीडीपी डेटा पर। इसके अलावा अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो निफ्टी कंपनी में से एक भी कंपनी एक्सपेक्टेड नहीं है, मगर उसके अलावा काफ़ी सारे दिग्गज नाम हैं जो हमारे रेडार पर रहेंगे। एम&एम फाइनेंशियल सर्विसेज, एक्साइड, मैरिको, यूनाइटेड ब्रूरीज, के फिनटेक, मदरसन सुमी वायरिंग, एसबीआई कार्ड, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, यूको बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेस और नज़ारा टेक जैसे दिग्गज कंपनी अपने नंबर्स पेश करेंगे और इसी के चलते ये सारे ही काउंटर्स आपके रेडार पर होने चाहिए। इसके अलावा अगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो पिरामल एंटरप्राइजेस का स्टॉक कल हमने देखा, जैसे कि मैंने कहा कंपनी के नतीजे आएंगे, मगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंपनी एक बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने वाली है कल, तो इसी के चलते हम ये स्टॉक को अपने रेडार पर रखेंगे। आरबीएनएल भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी का जो ऑफर फॉर सेल है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुल रहा है कल। और आईपीओ मार्केट की अगर हम बात करें तो यथार्थ हॉस्पिटल को सब्सक्राइब करने का कल आखिरी दिन है। तो ओवरऑल ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया वामाक्षी, ये तमाम बड़े ट्रिगर्स बताने के लिए। ट्रिगर्स की बात हो गई, शेयरों की बात हो गई, अब बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। मंदार सर, अविनाश सर, समय थोड़ा कम है तो थोड़ा जल्दी से मंदार सर आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? देखिए, पहला स्टॉक है टाटा कम्युनिकेशन। मार्केट आज नीचे था लेकिन ये स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा था, 4% अप ट्रेड किया हुआ है। तो मुझे लगता है ये बुलिशनेस और आगे जाते हुए भी कंटिन्यू होगा, इसलिए इसमें एक बाय बनेगा। 1640 का स्टॉप लॉस होगा और 2000 का टारगेट होगा। ध्यान रखिए, ये जो टारगेट है ये अगले 2 से 3 महीने का टारगेट है। और दूसरा जो स्टॉक है ये वंडरला है। ये शॉर्ट टर्म का व्यू है, 1 से 2 हफ्ते का। इसमें भी एक कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट बना है, बढ़िया से वॉल्यूम्स ट्रेड कर रहा है। तो इसमें एक बाय बनेगा। 580 का स्टॉप लॉस होगा और 680 का टारगेट होगा। वंडरला हॉलीडेज 680 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। 580 का स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेडिंग पिक्स के तौर पे मंदार ने दिया है। इसके अलावा टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने से 2000 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना हो, टारगेट लगाना होगा। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस जो है 1640 का लगाना है। थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से ट्रेडिंग कह सकते हैं कि जो उसके हिसाब से उन्होंने बताया। अविनाश सर, आपकी तरफ से कौन सा समान तौर पे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी कई सारे आप ऐसे पिक करते हैं जिसमें अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, किस शेयर पे दाव लगा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल मनीष, पहला शेयर जो है वो प्राइवेट बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट है, 82 रुपये का शेयर है। मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का कासा ग्रोथ और एमएसएमई का जो बिजनेस में इन्होंने ग्रोथ रिकॉर्ड किया है, मुझे लग रहा है कि FY24 में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आने की उम्मीद रहेगी। हमको लग रहा है कि कासा तो 50% हो चुका है, लेकिन जो लोन बुक ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रहेगा। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे करीबन 105-110 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदना चाहिए। स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है तो अच्छा मौका है आपको अच्छी खासी रिटर्न बनाने के लिए अगले 12 से 15 महीने के लिए।
और दूसरा स्टॉक ऑटो कंपोनेंट स्पेस में सुंदरम फास्टनर्स है। ये बेसिकली कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, ट्रैक्टर्स, बहुत सारे सेगमेंट्स को इंजन कंपोनेंट सप्लाई करता है, टिपिकली नट्स एंड बोल्ट्स भी सप्लाई करता है और बहुत बड़ा प्लेयर है। पिछले साल 5,600 करोड़ पे 500 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया था। मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम 570-580 करोड़ की प्रॉफिट आएगी, करीबन 26-27 रुपए की अर्निंग आएगी। और जिस प्रकार से टाटा मोटर्स ने नंबर दिखा है, मेरे ख्याल से इनका काफी बड़ा बेनिफिशियरी सुंदरम फास्टनर्स है। तो यहाँ पे 1400 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे भी खरीदी की जा सकती है। अविनाश सर, समय की थोड़ी कमी है, तो सुंदरम फास्टनर्स खरीदारी करने के साथ 1400 का लक्ष्य होगा। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक में खरीदारी कीजिए, 110 रुपये का टारगेट होगा। दोनों शेयरों को आपको 1 साल की अवधि के हिसाब से खरीदारी करनी है। मंदार सर, अविनाश सर, आपका शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, कल की तैयारी में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।